नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपको पता, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखा। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा थी, और आर्टिकल 13 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जो डेफिनेशन ऑफ लॉ थी, इनके बारे में हमने देखा। आज हम जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है जो फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का, उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 टू 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 14 से देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दो बातें दी हुई है। अनुच्छेद 14 में सबसे पहले लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। ठीक है, और दूसरी बात लिखी हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। ठीक है, दो बातें लिखी हुई आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में। एक तो लिखा हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है। और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि के का समान संरक्षण। देखते हैं दोनों को अलग अलग, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। ठीक है, जो कानून के समक्ष समानता है, ये मतलब क्या है? ये रोकता है भाई, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी क्या? ये नहीं कर सकता नेगेटिव है। क्या है ये? नेगेटिव इन नेचर यानी नकारात्मक है। नेगेटिव है, ये नकारात्मक है। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है देखते हैं। सबसे पहला दिया है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ यहां पे, दूसरा लिखा हुआ है नो प्रिविलेज यानी कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं है। कानून के नजर में कोई विशेषाधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो, विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, तो पहली बात लिखी है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सभी समान है। और दूसरा लिखा हुआ है कानून की नजरों में किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ रूल ऑफ लॉ। क्या लिखा हुआ है? रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन का मतलब क्या है? यहां पे विधि का शासन का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी होगी। जो संविधान है वो क्या होगा? सर्वोच्च होगा। उसमें जो प्रोसीजर लिखी हुई है उसके द्वारा ही क्या होगा? शासन होगा। उसी के द्वारा जो रूल ऑफ लॉ है वो कहां है? वो हमारे संविधान में है। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है, प्रवृत्ति में, नकारात्मक प्रवृत्ति में है, नेगेटिव नेचर का, और ब्रिटेन के संविधान से लिया है।
उसके बाद क्या है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। और दूसरा क्या है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, नो प्रिविलेज। और तीसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ है। ये जो रूल ऑफ लॉ था, ये जो स्टार्टिंग में जो विचारधारा थी, एवी डाइसी की विचारधारा थी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कानून, विधि का समान संरक्षण या कानून का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। विधि का समान संरक्षण क्या है? सबसे पहले विधि का समान संरक्षण का मतलब है, जो विधि है, जो कानून है, वो सभी का समान रूप से क्या करेगा, संरक्षण करेगा, उसके प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें पहली बात क्या लिखी, पहली बात लिखी इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट इन सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट इन सेम सिचुएशन का मतलब समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान व्यवहार, ठीक है। यानी अगर सेम जो सिचुएशन है, एक जैसी अगर परिस्थिति है, तो आपके साथ एक जैसा ही व्यवहार होगा। लेकिन दूसरी बात यहां पे क्या कही, दूसरी बात ये कही अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। इन डिफरेंट सिचुएशंस यानी असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार होगा, असमान व्यवहार हो सकता है, ठीक है भाई। अगर सिचुएशन सेम है तो सेम ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर सिचुएशंस ही डिफरेंट है तो क्या है, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट आपके साथ हो सकता है। अब जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, जो डिफरेंट सिचुएशन है, उसको बेस, उसका बेस क्या बनाया भाई, किस आधार पे ये हम डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन सेम है या सिचुएशन क्या है, डिफरेंस है, यानी बेस ऑफ डिफरेंस, बेस ऑफ डिफरेंस, यानी जो असमानता का जो आधार है उसको क्या मानेंगे। असमानता का अधिकार क्या हो सकता है? सबसे पहले तो क्या है, हमारा देश है, जो हमारा नेशन है, राष्ट्र है, जो डाइवर्सिटी, नेशन ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताओं का देश का मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं क्या है, प्लेटू है, पठार है। तो भौगोलिक जो आधार है उसके आधार पे भी क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं हम, यानी भौगोलिक रूप से भी इसको डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, भौगोलिक, ठीक है। दूसरा क्या है, एजुकेशन, यानी शिक्षा के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पे भी सिचुएशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कई जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वहां पे शिक्षा का क्या है, वहां पे शिक्षा के इतने संसाधन नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको एजुकेशन के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है जैसे इनकम या आय के आधार पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आय के आधार पे कैसे, जैसे कानून बनाए जाते हैं, लॉज लेके आए जाते हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अब जो इनकम टैक्स है उसमें स्लैब बना दी जाती है, जो जिसकी कम, बहुत ही कम इनकम है उनको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिसकी थोड़ी सी ज्यादा है उसको मान लेते हैं 5% है, मान लो 2.5 से अगर 5 लाख है उसको 5%, 5 से 7.5 लाख है उसको 10%, ऐसे स्लैब बना दी जाती है। यानी इनकम कम, इनकम टैक्स कम, इनकम ज्यादा, इनकम टैक्स ज्यादा, ऐसे लॉ लेके आए, ऐसे जो कानून लेके आए। तो यानी इनकम वहां पे क्या बनाया, डिफरेंशिएट किया, इनकम के आधार पे, आय के आधार पे उनको अलग, परिस्थितियों को अलग समझा गया, ठीक है। जैसे स्टेट है, स्टेट यानी राज्य। अब कई राज्य क्या है, बिल्कुल समृद्ध राज्य हैं, जो वो क्या है, मतलब उनकी जो जीडीपी है अच्छी है, वहां पे जो आय के साधन अच्छे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के जो रिसोर्सेज हैं अच्छे हैं, वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे गुजरात जैसे स्टेट हैं, ठीक है। लेकिन कहीं
जैसे बिहार है, यूपी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो वहां के लोगों को क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ स्पेशल जो प्रोटेक्शन है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जैसे डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधिकार है। विवेकाधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास कुछ पावर्स दी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को कुछ पावर्स दी जा सकती है, जैसे प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को है, तो इनको क्या कर सकते हैं हम, पावर दे सकते हैं। उनकी डिस्क्रिशनरी के मतलब उनकी पावर के आधार पर उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे स्पेशल पर्सन है कोई, स्पेशल पर्सन यानी विशेष व्यक्ति कोई है। विशेष व्यक्ति का मतलब क्या है, जैसे हमारे देश में कोई चीफ आता है, कोई एम्बेसडर है, कोई यूएनओ का यूएनओ में किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्या है, उसको भी हम जो डिफरेंशिएशन का यानी जो अलग अलग परिस्थिति का क्या बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, अब अलग अलग देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता क्या है, एक नेगेटिव नेचर है यानी एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। और देख लेते हैं एक बार, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, कानून की नजरों में सारे समान हैं, और नो प्रिविलेज, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, और क्या रूल ऑफ लॉ होगा यानी हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान सर्वोच्च होगा। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव नेचर है, क्या है ये, पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, सकारात्मक प्रवृत्ति है, और ये कहां से लिया है, ये यूएसए से लिया है, यूएसए के संविधान से ये लिया है। ठीक है, उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट इन सेम सिचुएशन, समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और अनइक्वल ट्रीटमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन यानी असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अब बेस ऑफ डिफरेंस, अगर असमान परिस्थितियां उनको किस आधार पे हम असमान समझेंगे, तो कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे ज्योग्राफिकल, भौगोलिक रूप से हम उनको जो डिफरेंट सिचुएशंस मान सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा को हम एक आधार मान सकते हैं किसी भी सिचुएशंस को डिफरेंट करने के लिए। इनकम के आधार पे हम सिचुएशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेट, राज्य के आधार पे कोई ज्यादा पिछड़ा राज्य हो सकता है, बैकवर्ड जो स्टेट हो सकता है, कोई अच्छा समृद्ध एक स्टेट हो सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर यानी किसी को विवेकाधिकार है, उसकी कुछ शक्तियां मिली हुई है, उसके आधार पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल पर्सन अगर हमारे देश में है तो उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 14 ने कहा विधि के समक्ष समानता और जो विधि का समान संरक्षण। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पे हमारे संविधान में, जो आर्टिकल 14 है इसके कुछ अपवाद है। उन अपवाद के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, भाई अपवाद क्या दिए हुए हैं हमारे संविधान में, अपवाद क्या दिए हुए हैं। अपवाद है, सबसे पहला अपवाद है जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उनको कानून से जो कुछ विशेष संरक्षण है, स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शन देखते हैं यानी अपवाद। ठीक है, क्या अपवाद है हमारे संविधान में आर्टिकल 14 के, अनुच्छेद 14 के। ठीक है, जो पहला है आर्टिकल 361 है, क्या है, आर्टिकल 361 है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल ठीक है, इनको क्या है, स्पेशल जो प्रोटेक्शन है। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन है इनको, सबसे पहला प्रोटेक्शन तो यही है जो ड्यूरिंग टेन्योर है, ड्यूरिंग टेन्योर यानी कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने पावर एक्सरसाइज की है या जो ड्यूटीज है, जो कार्य किए हैं, क्या हुआ, जो इनके द्वारा किए गए कार्य है, इनके पद पे रहते हुए, अगर कोई राष्ट्रपति है वो जब उस टाइम पे राष्ट्रपति था, या राज्यपाल है उस टाइम पे राज्यपाल था, अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान, तो क्या हुआ, नॉट लायबल टू कोर्ट,
यानी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी राष्ट्रपति या कोई भी राज्यपाल ने कोई भी काम किया अपने पद पर रहते हुए, तो उसको हम कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो पहला तो प्रोटेक्शन ये मिला हुआ है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। दूसरा प्रोटेक्शन है व्हेन होल्डिंग पोस्ट, यानी पद पर है, पद पर है। ठीक है, तो क्या है, अगर पोस्ट होल्डिंग है तो उसको एक तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है, अरेस्ट नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है, उसको कारावास है, कारावास में भी छूट मिलती है। ठीक है, कारावास में भी क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें जो दंडित न्यायालय है, क्रिमिनल जो कोर्ट है, उसके अंदर क्या है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी कोर्ट के अंदर इनकी कोई भी ट्रायल नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो जब वो पोस्ट पे है यानी वो पद पे है, राष्ट्रपति है या फिर कोई गवर्नर है, तो क्या है, कोई राज प्रमुख है, राज्य का कोई प्रमुख है, तो अगर वो पद पे है गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कारावास में भी छूट होती है। ठीक है, और उसके बाद दंडित न्यायालय में उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये आगे भी देखेंगे हम, बस अब ये अपवाद दिया हुआ है 14 का, आर्टिकल 14 का, इसलिए देख रहे हैं कि अपवाद क्यों है ये। ठीक है, उसके बाद जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट यानी जो दीवानी अदालत है, दीवानी अदालत है, उसमें क्या है, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चलाया जा सकता किसके ऊपर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ड्यूरिंग हिज पोस्ट, यानी जब वो पद पे है। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है यानी अगर मुकदमा चलाया जाता है तो 2 माह पहले नोटिस देना होगा, 2 माह पहले उनको नोटिस देना होगा, नोटिस देना होगा। ठीक है, 2 माह पहले नोटिस देना होगा। पहला जो एक्सेप्शन पड़ा आर्टिकल 361 में, स्पेशल प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण है कानून की नजरों में। पहला, उनके जो कार्यकाल के दौरान जो भी उन्होंने कार्य किया, जो भी ड्यूटीज की है, जो भी पावर को एक्सरसाइज किया है, उसको लेके वो क्या है, न्यायालय में या कोर्ट में कोई जवाबदेह नहीं है। दे आर नॉट लाइबल टू कोर्ट, यानी न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं है। दूसरा, अगर वो पद पे है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको कारावास नहीं सुनाया जा सकता, इसमें छूट होती है। और दंडित न्यायालय क्या है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर सिविल कोर्ट, अगर दीवानी अदालत उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। अगर ऐसा होता है, अगर मुकदमा चलाती है तो 2 माह पहले क्या देना होगा उनको, प्रेसिडेंट या जो गवर्नर है उसको नोटिस देना होगा। ठीक है, तो पहला तो ये था जो एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनको भी क्या है, हमारे जो संविधान में कुछ विशेष छूट दी हुई है। आर्टिकल 105 105 में कुछ विशेष छूट दी हुई है, देखते हैं वो क्या है। जो आर्टिकल 105 है, अनुच्छेद 105 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ प्रिविलेज टू एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के सदस्यों को, एमपी को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, एमपी को विशेषाधिकार का मतलब क्या है, जब पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है, जब संसद का सदन चला हुआ है, उस सदन में कोई एमपी है, कोई मेंबर है वहां का, अगर वो उस सदन के दौरान, उस सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ भी शब्द वहां पे बोलते हैं, कोई स्पीच देते हैं, कोई वोट देते हैं, कोई अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो उसको लेके कोई व्यक्ति उनको न्यायालय में जवाबदेह नहीं कर सकता, यानी उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या है, जो एमपी है, जो स्पीच देते हैं या जो वोट करते हैं वो सदन में, तो क्या है, नॉट लायबल टू कोर्ट, यानी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, न्यायालय में जवाबदेह नहीं है।
ठीक है, यानी उनको पूरा विशेषाधिकार क्या है, मिला हुआ है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा विशेषाधिकार क्या है? दूसरा विशेषाधिकार है अगर सेशन चला हुआ है पार्लियामेंट का, किसका? पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है, यानी सेशन है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का। ठीक है, यानी संसद का सदन है, चला हुआ है, सेशन चला हुआ है संसद में, तो कोई एमपी है, उसको बिफोर 40 डेज ऑफ सेशन, सेशन से 40 दिन पहले और आफ्टर 40 डेज ऑफ सेशन, 40 डेज ऑफ सेशन। ठीक है, यानी जो सदन के 40 दिन पहले और सदन के 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, नो अरेस्ट, नो अरेस्ट, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, एमपी है, एमपी को पहला क्या है, जो स्पीच है पार्लियामेंट में या कोई वोट देता है, मत देता है संसद में, उसको लेके कोई भी उसको न्यायालय में जवाबदेही नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है, जो पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ है, उस जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के दौरान और सेशन से 40 दिन बाद तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामले में। अगर ऐसा क्रिमिनल है, क्रिमिनल अगर कोई केस है तो उसमें उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 में जो एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज मिले हुए हैं। उसके बाद एमएलए को क्या प्रिविलेज है, क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं एमएलए के, देखते हैं हम एमएलए को क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 194 में प्रिविलेज टू एमएलए है, आर्टिकल 194 194, इसमें क्या है, प्रिविलेज टू एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, एमएलए को विशेषाधिकार है, क्या है एमएलए को विशेषाधिकार है, यही सेम विशेषाधिकार है। क्या है, एक तो जो उसने विधानसभा में जो स्पीच दी, भाषण दिया और जो वोट किया, मत किया, नॉट लाइबल टू कोर्ट, नॉट लाइबल टू कोर्ट, यानी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, किया जा सकता, न्यायालय में जवाबदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायालय में जवाबदेह नहीं किया जा सकता। और दूसरा भी यही विशेषाधिकार है, जो एमएलए है ड्यूरिंग सेशन है, यानी जो विधानमंडल है, यानी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती है, इसका अगर सेशन चला हुआ है तो जो एमएलए है, एमएलए को बिफोर 40 डेज ऑफ सेशन और ड्यूरिंग सेशन एंड आफ्टर 40 डेज ऑफ सेशन क्या है, नो अरेस्ट, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बस आर्टिकल याद रखना, 105 और 194 वैसे सेम अधिकार क्या है, एमएलए और एमपी को मिले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था जो प्रिविलेज ऑफ एमएलए, यानी एमएलए को विशेषाधिकार क्या मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं किस किस को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है हमारे जो कानून में, जो विधि में, लॉज में, किसको क्या और मिला हुआ है। उसके बाद अगला है, अदर कंट्रीज के जो चीफ अगर आते हैं, दूसरे देशों के क्या है, अगर कोई चीफ है, कोई प्रमुख है, या फिर क्या है, कोई एम्बेसडर है, यानी कोई दूसरे देश का राजदूत हमारे देश में है, तो उसको भी क्या मिलेगा, उसको भी जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कानून में विशेष संरक्षण उसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी कंट्री का और वो इंडिया में है, या मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता प्रतिनिधि है, तो उसको भी क्या मिलेंगे, उसको भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेंगे। ठीक है, उसको भी क्या मिलेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन और बचता है, वो देखते हैं कौन सा है। इसको जब हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे क्या है। इसमें लिखा हुआ है जो
आर्टिकल 39B एंड 39C shall not be challenged, shall not be challenged under आर्टिकल 14। ठीक है, यानी अनुच्छेद 29B और अनुच्छेद 29C को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करवाने के लिए लागू करने पर अनुच्छेद 14 के तहत उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती? अब देखते हैं अनुच्छेद 39B और 39C में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि हम फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं बचा सकते उनके केस में। तो क्या लिखा हुआ है? जो 39B में लिखा हुआ है, मोटे मोटे देख लो यहाँ पे, उसके बाद आगे हम पूरा देखेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे। 39B में लिखा हुआ है जो रिसोर्स हैं या मटेरियल है, यानी संसाधन जो हैं, सामाजिक हित के लिए, जो सोशल बेनिफिट के लिए, उसको क्या कर कहेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी समान वितरण होगा उनका। ठीक है, समान वितरण होगा। ठीक है, सामाजिक हित में समुदाय के संसाधनों का समान वितरण, ये है 39B। और 39C क्या है? 39C में है स्टेट शैल अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। हिंदी में लिख लो आप, जो धन और उत्पादन के संसाधनों का कुछ लोगों के हाथों में जो संकेंद्रण है, उसको क्या है? राज्य रोक सकता है। ठीक है, ये नहीं बोल सकता मेरे को तो विशेषाधिकार मिला हुआ, मैं व्यवसाय करके क्या कर सकता हूं, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। जितने ज्यादा पैसे कमाएगा स्टेट, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स रखेगा। यानी क्या है? उसकी इनकम को, जो कुछ इनकम है उसको लेके समाज के जो विकास कार्य है वहां पे लगा सकता है स्टेट। तो 39 ये है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति के जो इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगता है, जितनी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स उतना बढ़ा दिया जाता है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा व्यक्तिगत है और मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं व्यवसाय कर सकता हूं, तो पैसे कमा सकता हूं। लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो धन का संकेंद्रण है, यानी एक जगह धन का इकट्ठा होना, क्या है? उसको भी स्टेट रोक सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39B और 39C है जो इनको आर्टिकल 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी क्या है? आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39B और 39C आर्टिकल 14 से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्या है? 14 से ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये देखे हमने क्या? ये देखे हमने अपवाद। पहला अपवाद क्या था? पहला अपवाद था आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361। उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष संरक्षण है। ठीक है, कैसे? जैसे एक तो जो उन कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए हैं वो कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगे, न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगे। दूसरा क्या है? उन जो गिरफ्तारी है या फिर उनको कारावास में छूट होती है, और दंडित जो न्यायालय है, दंडित मुकदमा उनके ऊपर कोई नहीं चला जा सकता। तीसरा क्या है? जो सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत है, उनके अंदर उनको राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जा सकता। अगर ऐसा होता है यानी मुकदमा चला जाता है तो क्या है? उसको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 105 में पढ़ा जो एमपी को विशेषाधिकार है, यानी जो सदन में स्पीच देते हैं, वोट देते हैं, उनको लेके कोई भी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। और दूसरा क्या है? जो सदन के 40 दिन पहले, सदन के दौरान और सदन के 40 दिन बाद क्या है? उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही जो क्या है आर्टिकल 194 के तहत एमएलए को मिले हुए हैं। और उसके बाद क्या है? अदर कंट्रीज के जो चीफ हैं या प्रमुख है, एम्बेसडर है यानी राजदूत है, तो उनको भी क्या विशेषाधिकार है। अगर कोई यूएनओ में
कोई किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया में है उसको भी क्या है, विशेषाधिकार है। और आर्टिकल 39B और 39C को आर्टिकल 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी 39B और 39C को लागू करवाने के लिए आर्टिकल 14 का हनन हो सकता है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो सकता है। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, जुडिशरी का सहारा नहीं ले सकता। ठीक है, तो साथियों ये था आर्टिकल 14, इतना डीपली हमने पढ़ा। आप इस आर्टिकल 14 को पढ़ के, इस वीडियो को देख के आप यूपीएससी तक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और फिर चाहे स्टेट एग्जाम हो, एचएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें से तो आप डेफिनेटली उनमें तो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जो यूपीएससी तक का जो क्वेश्चन है यहाँ से सोल्व होगा। इतना डीपली हमने पढ़ा, किसी भी जो नॉर्मल बुक्स बच्चे पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत का जो पूरा निचोड़ था मैंने आपके सामने रख दिया, और मैं उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आप बड़े इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी चीजें ऐसे के ऐसे नोट करते चले आ रहे हो। और मैं जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल के ऊपर आप हमारी क्लासेस देख रहे हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको जो आर्टिकल 14 की क्लास है कैसी लगी आपको। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।